अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLIS CLIS MLIS कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो पेपर कोड है MLI 101, जिसके टॉप मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके हम यहाँ पे आंसर विद आंसर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जिसका ऑलरेडी एक पार्ट हमने डाल दिया है MLI 101 का, और उसमें भी काफ़ी डिटेल में हमने सारी जो चीज़ें हैं डिस्कस की है। अगर आपने हमारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट पे विजिट करके आप वो लेक्चर को देख सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट जो लेक्चर है आप लोगों का चल रहा है, जिसमें आपके जो क्वेश्चन थे जो हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किए थे, जो मतलब यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए थे, उन्हीं में से छाँट छाँट के जो मोस्ट अकरेंट जो क्वेश्चन थे वही हम यहाँ पे लेके आए थे, और उसका अब आंसर साथ में चल रहा है। तो एक तरह से आप लोगों का यहाँ पे प्रिपरेशन जो है काफ़ी अच्छे से हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन विद आंसर आपको मिल रहा है, और लास्ट में आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन भी मिल रहा है। तो जो स्टूडेंट उस क्वेश्चन का आंसर जो है अगर मतलब प्रॉपर अच्छे से लिख के देगा, तो विद विद देयर नेम हम यहाँ पे उसका डिस्कशन करेंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा कि बाकी स्टूडेंट का भी हेल्प हो जाएगा, और इससे क्या होगा आपका खुद का भी मतलब प्रिपरेशन हो जाएगा कि हाँ, हम भी अपने लेवल पे कुछ क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जितना हो सके उतना आप लोग मतलब सपोर्ट करें लेक्चर को, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें वीडियो पे, ताकि हम लोग को मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिस्ट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन भी लेके आएंगे एक बार लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। लास्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 4 पे छोड़ा था, जिस पे 4th जो क्वेश्चन था वो आपका होमवर्क क्वेश्चन था। अभी तक किसी ने भी आंसर नहीं दिया है उसका, तो ज़्यादा जल्दी से जल्दी आप लोग उसका भी आंसर दे, ताकि उसका भी डिस्कशन हम करके और आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ मेंट बाय डिजिटल डिवाइड? हाउ आर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया अफेक्टेड बाय इट्स? तो डिजिटल डिवाइड से आप क्या समझते हैं, और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री इससे कैसे प्रभावित है, क्वेश्चन का तात्पर्य है। तो डिजिटल डिवाइड की बात करें तो ये क्या होता है, अगर सिंपल सी टर्म में बात करें तो जो गैप आप देखते हैं डिजिटल जो गैजेट यूज़ करता है उसमें, और जो नहीं यूज़ करता है उसमें, उसको बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। तो यहाँ पे सिंपल टर्म में मैं बताऊँ तो ये होता है, और बाकी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे ही। लाइक द टर्म डिजिटल डिवाइड डिस्क्राइब द फैक्ट दैट द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू पीपल्स who do and people who do not have access to, and the capability to use modern information technology such as telephone, television and internet। कहने का वही मतलब है जो मैंने ऊपर आपको बताया, कि जो दुनिया है वो डिवाइडेड है बिटवीन पीपल जिसके पास वो एक्सेस है, लाइक टेक्नोलॉजी हो गया, आपका इंटरनेट हो गया, टेलीफोन हो गया, टेलीविज़न हो गया, जो उसको यूज़ कर रहा है, और एक एक मतलब ग्रुप ऐसा भी है जिसके पास उसकी एक्सेस नहीं है, उसके पास मतलब उसको चलाने की मतलब नॉलेज नहीं है। तो ये है द डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट बिटवीन दोज इन कंट्रीज सिटीज़ एंड दोज इन रूरल एरियाज़। तो ये मतलब साफ तौर पे देखा जा सकता है, जो डिजिटल जो डिवाइड का मतलब आपकी जो कंट्री होती है, सिटीज़ होती है, उसमें ज़्यादा ये पाया जाता है। लोग मतलब ज़्यादा डिजिटल गैजेट्स को इस्तेमाल करते हैं, उनको पता होता है कैसे इस्तेमाल करना है, एंड दे हैव एक्सेस ऑल्सो। और वही अगर मैं एक मतलब गांव की बात करूं, एक विलेज की बात करूं, तो वहाँ पे लोगों को उतना नॉलेज नहीं होता है, उनके पास इतना डिजिटल गैजेट्स नहीं होता है, तो वहाँ पे भी आप साफ तौर पे डिजिटल डिवाइड का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे देख सकते हैं। फिर है आगे, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझाया गया है। A 1999 study shows that 86% of the internet delivery was to the 20th largest city. The digital divide also exists between the educated and uneducated, between economic class and globally between the more and the less industrialized developed nation। यहाँ पे बोल रहा है कि 1999 में एक स्टडी हुआ था जहाँ पे क्लियरली ये शो
है कि 90% जो इंटरनेट है डिलीवरी जो हुआ है वो सिर्फ 20 जो लार्जेस्ट सिटी है वहाँ पे हुआ है, और ये ग्लोबली हुआ है। तो कितना डिस्पैरिटी यहाँ पे देखने को मिल रहा है बिटवीन रिच एंड पुअर। यहाँ पे ये बता रहा है कि एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड में भी आपको इस डिजिटल डिवाइड की आप जो गैप है वो देख सकते हैं। बिटवीन जो इकोनॉमिक क्लास हो गया, जो मतलब फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं है, उसमें देख सकते हैं आप। इंडस्ट्रियलाइज नेशन हो गया या जो कम इंडस्ट्रियलाइज नेशन है, इसमें भी आप देख सकते हैं। लाइक एग्जांपल की बात करें तो जो जापान है वो मोर इंडस्ट्रियलाइज सॉरी मोर डेवलप है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो यहाँ पे भी आप गैप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे। दिस सब्जेक्ट ऑफ डिजिटल डिवाइस वाज डिबेटेड एंड डिस्कस्ड इन अ वर्कशॉप इन 2003। अब इसको डिस्कस किया गया था, और यहाँ पे वर्कशॉप 2003 में डिजिटल डिवाइड जो कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइज्ड एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एट बेंगलुरु। द वर्कशॉप ब्रॉट टुगेदर 30 इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स कंप्राइजिंग एक्टिव्स एकेडमिक एक्टिविटीज़, एकेडमिक, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जर्नलिस्ट। तो इन सारे फील्ड से उनको कलेक्ट किया गया और ये कंडक्ट किया गया। द पेपर एंड द रिपोर्ट ऑन द डिस्कशन हैव बीन पब्लिश। तो इसको पब्लिश किया गया इन दिस इंडस्ट्री पेपर कैनिस्टॉन आइडेंटिफाई 4 डिफरेंट जो काइंड है डिजिटल डिवाइड का, ये इन्होंने फाइंड आउट किया। इस मतलब पूरा वर्कशॉप से जो भी इनका मतलब रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश किया उसमें। तो पहला है इट एग्जिस्ट विद इन एवरी नेशन। ये जो डिजिटल डिवाइड है ये हर नेशन में एग्जिस्ट करता है। इंडस्ट्रियलाइज हो गया या डेवलपिंग हो गया, बिटवीन रिच एंड द पुअर, एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, पावरफुल एंड पावरलेस, इन सब में ये आपको जो डिजिटल डिवाइड का जो मतलब जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियरली देखने को मिलती है। द सेकेंड डिजिटल डिवाइड इज़ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल। लिंग्विस्टिक और कल्चरल हो गया, जैसे लैंग्वेज पे वो बैरियर कई बार हो जाता है कि डिजिटल डिवाइस आपको यूज़ करने नहीं आता। डिजिटल डिस्पैरिटी वहाँ पे देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ योर लैंग्वेज। एंड कल्चरल ऑल्सो बिकॉज मैनी कल्चर डजंट सपोर्ट डिजिटल थिंग्स, तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। In many nations, this separates those who speak English or other Western European language। जैसे यहाँ पे इंडिया की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि those who speak English, good English, they can call as a elite class, और they have a higher standard, they can use computer, ऐसा माना जाता है। बट जो हिंदी बोलता है या फिर जो अपना रीजनल लैंग्वेज बोलता है, who don't have I mean वेरी वेल इन इंग्लिश, तो उसको उतना स्टैंडर्डाइज नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे भी आप इस चीज़ को क्लियरली देख सकते हैं अपने इन एंड अराउंड में भी। इस तरीके के एग्जाम्पल आप एग्ज़ाम में कोट जरूर करें जब आप आंसर लिखने बैठते हैं तब। द थर्ड डिजिटल डिवाइड जो है फॉलोज क्लोजली फ्रॉम द फर्स्ट टू, ऊपर के दोनों से ही मतलब ये कनेक्टेड है। इज़ द ग्रोइंग डिजिटल गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर नेशन। जो गरीब देश हैं और जो इंडस्ट्रियलाइज देश है, जो डेवलप्ड देश हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा जो स्थिति है बहुत ख़राब है। अफ्रीकन में बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे बहुत स्थिति ख़राब है, जहाँ तक लोगों को एक वक्त का जो खाना है वही नसीब हो जाए तो बड़ी बात होती है। तो उनको डिजिटल चीज़ें में कहाँ इंटरेस्ट आएगा या फिर उनके पास एक्सेस कहाँ से हो पाएगा। तो वही देखा जाता है कि जो डेवलप नेशन होते हैं, हमारे इंडिया में अभी हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि हम चीज़ों से मतलब कोप कर रहे हैं, अच्छी एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी रहे हैं, हर चीज़ को एक्सेस है हमारे पास। बट वही है कि जो रिच कंट्री, जो पुअर कंट्री है, वहाँ पे वो भी एक्सेस नहीं है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये गैप को। द फोर्थ डिजिटल डिवाइड इज़ द इमर्जेंस ऑफ न्यू एलिट ग्रुप and the Keniston call the डिजिरेटी इसको बोला गया, मतलब एक न्यू एलिट क्लास इमर्ज हो गया who have many gadgets who have access to everything like present in the new society, और ये सारी चीज़ों को उसको एक्सेस है। उसके बाद क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है हाउ इंडिया इज़ अफेक्टेड बाय डिजिटल डिवाइड्स। तो क्योंकि इंडिया जो है ये एक डेवलपिंग कंट्री है,
और अगर हम जापान से कंपेयर करें तो हमारा जो कंट्री है बहुत पीछे है। जापान में हर चीज़ जो है वो मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑपरेट किया जाता है, डील किया जाता है। बट इंडिया में अभी भी हम मैनुअल वर्क को इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूँ तो यहाँ पे भी बहुत सारे जो कार्य होता है वो मैनुअली होता है। बट वही अगर डेवलप कंट्री में आप चले जाएंगे तो सारी चीज़ें जो होती है मशीन से होती है, और उससे क्या प्रोसेसिंग और हर चीज़ जो होता है वो फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे वही बात की गई है, मतलब इस तरीके से आप वहाँ पे कोड कर सकते हैं। तो द इंडियन सिनेरियो वाइज आई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज सोसाइटी की बात करें तो इन अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग कंट्रीब्यूशन जो पब्लिश हुआ था हिंदू में 2002 में, कमेंटिंग ऑन द इंडियन वर्जन ऑफ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी टू यूएस बेस्ड इंडियन जो स्पेशलिस्ट है, जिन्होंने यहाँ पे have made some meaningful insightful remark like the real progress into a knowledge economy will not come without a जो sustainable development है। इन्होंने मतलब ऐसा रिमार्क किया था ऑफ इंडियाज ह्यूमन पोटेंशियल। द रियलिटी इज़ दैट 79% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव इन विलेजेस विद वेरी लिमिटेड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एनी काइंड ऑफ ग्रोथ। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि जो 97% ऑफ इंडियन जो पॉपुलेशन है वो विलेजेस में रहती है, और उनके पास बेसिक जो बहुत ही बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर उनके पास बेसिक जो चीज़ें हैं वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है। और जो ओवर 60% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज़ कंसिडर्ड लिटरेट, और 60% ही जो इंडियंस हैं उनको लिटरेट माना जा रहा है। तो ये देखने की बात है कि यहाँ पे हमारा जो कंट्री है वो डेवलपिंग है। अभी भी बहुत सारी स्टीरियोटाइप थिंकिंग रहते हैं लोगों के बीच में, अबाउट एजुकेशन हो गया, अबाउट डिजिटल गैजेट्स हो गया। लाइक अभी आपने रिसेंटली देखा होगा जो 5G का ट्रायल हो गया, उसके प्रति भी बहुत सारा यहाँ पे मतलब कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी। कई बार गवर्नमेंट को हाई कोर्ट भी जाना पड़ा था इस चीज़ को मतलब लाने के लिए। बट फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल ये एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छा भी है। पर क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से ये जो चीज़ें हैं वो डिले भी हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे है but literacy is defined as the ability to read and write simple words in any Indian languages acquired with or without formal schooling। यहाँ पे बोल रहा है कि लिटरेसी की अगर हम डिफाइन करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि अगर कोई व्यक्ति लिख और पढ़ सकता है कोई भी लैंग्वेज हो तो उसको बोलते हैं कि मतलब वो लिटरेट है। This criteria is so basic that it is almost irrelevant in the context of knowledge economy। हाँ, पर जैसे कोई व्यक्ति अगर लिख रहा है और पढ़ सकता है बेसिक जो चीज़ें हैं, तो ऐसा मतलब जब हम उसको नॉलेज इकोनॉमी में कंसिडर करते हैं तो इररिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा हाई लेवल ऑफ प्रोसेसिंग चाहिए होता है, मेंटल एबिलिटी चाहिए होती है, एंड मैनी मोर थिंग विच एड ऑन। तो यहाँ पे वही बात की गई है। फिर आता है अच्छा, इसमें जब क्वेश्चन आप प्रिपेयर करेंगे, हमने तो बॉडी आपको बता दिया, तो स्टार्टिंग में आपको चार 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 लाइनों में आपको इंट्रोडक्शन देना है, और ये बॉडी आप सेम चाहे तो आप कॉपी कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और लास्ट में आपको कंक्लूजन ज़रूर देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस द स्टेप इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग अ प्रिंट डॉक्यूमेंट इनटू अ डिजिटल डॉक्यूमेंट। कौन कौन से स्टेप हैं जो इन्वॉल्व आपको देखने को मिलते हैं प्रिंट डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करने में डिजिटल डॉक्यूमेंट में। तो प्रिंट डॉक्यूमेंट आपको पता है जो हार्ड कॉपी में होता है, और डिजिटल डॉक्यूमेंट जो सॉफ्ट कॉपी में होता है, जो आपके कंप्यूटर में होता है, जो इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है, जिसके लिए कॉस्ट जो होता है बहुत कम लगती है। पर अगर आप हार्ड कॉपी ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके लिए थोड़ा कॉस्ट भी लगेगा, उसके लिए जो स्पीड भी कम हो जाएगा। तो देखते हैं, वंस यू हैव टेक डिसीजन as to what need to be digitalized, the first step is to capture the document available in print or analog forms for converting into digital form.
एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपको डिजिटलाइजेशन करनी है, तो पहला जो स्टेप इसमें आता है कि कैप्चर करें डॉक्यूमेंट को जो आपके पास अवेलेबल है, जो प्रिंट फॉर्म में है, इनटू एन एनालॉग फॉर्म, ताकि उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। इन द केस ऑफ प्रिंट वेस्ट मटेरियल में क्या होता है, इट इज़ द हार्ड कॉपी, वो हार्ड कॉपी होती है ऑफ डॉक्यूमेंट विच नीड टू बी स्कैन, उसको स्कैन किया जाता है एंड डिजिटलाइज, और फिर उसको डिजिटलाइज किया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस इसमें देखने को मिलती है। द हार्ड कॉपी कैन बी पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट हो सकता है, माइक्रोफॉर्म हो सकता है, और प्रोजेक्शन स्लाइड्स भी हो सकती हैं। फॉर ऑडियो वीडियो मीडिया कन्वर्जन इज़ डन फ्रॉम द एनालॉग फॉर्म टू डिजिटल फॉर्मेट, तो उनको एनालॉग टू डिजिटल फॉर्मेट में किया जाता है। कैप्चरिंग डिवाइस फॉर प्रिंट बेस्ड मटेरियल इंक्लूड स्कैनिंग हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया जो अटैच होता है कंप्यूटर के साथ में, जिसके द्वारा ये सारी जो प्रोसेस है वो चल रही होती है। फॉर ऑडियो वीडियो मटेरियल अप्रोप्रिएट जो प्लेयर्स है, लाइक यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम हो गया, VHS प्लेयर हो गया जो अटैच होता है कंप्यूटर से, जिसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है कन्वर्जन में। द कंप्यूटर दैट यू मस्ट हैव you you use must have appropriate audio video capture कार्ड। तो जिस कंप्यूटर का आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके अंदर मतलब अप्रोप्रिएट ऑडियो वीडियो कैप्चरिंग कार्ड होना चाहिए, तभी वो वर्क करेगा। फॉर कन्वर्टिंग हार्ड कॉपी इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म, दीज आर 3 ऑप्शन अवेलेबल फॉर द लाइब्रेरी। 3 ऑप्शन जो है लाइब्रेरी के पास होती हैं अगर वो हार्ड कॉपी को डिजिटल कॉपी में मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहती हैं। तो पहला है कीइंग इन द टेक्स्ट, उसको टेक्स्ट के रूप में मतलब उसमें डाल दें। फिर स्कैनिंग एंड कैप्चरिंग देम एज एन इमेज फाइल, या तो उसको स्कैन करे कैप्चर करके इमेज फाइल में रख ले, या फिर OCR द फाइल, या OCR करे फाइल का। उसके बाद आता है डिजिटलाइजेशन। सबसे पहले डिजिटलाइजेशन आपको समझ में आएगा, तभी डिजिटल प्रोसेस आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। हालांकि ऊपर से आपको बहुत सारा क्लियरिटी हो गया होगा डिजिटल प्रोसेस कैसे होता है, कौन कौन से रूप में होता है, ऑडियो विजुअल में हो गया, या यहाँ पे टेक्स्ट में हो गया, इमेज में हो गया। द प्रोसेस ऑफ डिजिटलाइजेशन इन्वॉल्व कैप्चरिंग द फिजिकल और एनालॉग ऑब्जेक्ट थ्रू डिवाइस लाइक कैमरा, स्कैनर हो गया। तो जो फिज़िकल फॉर्म में आपके पास चीज़ें हैं, एनालॉग फॉर्म में है, उसको कैप्चर करने किससे, स्कैनर के द्वारा, डिजिटल कैमरा से, रिकॉर्डर से। अगर आप ऑडियो कैप्चर करना चाहते हो रिकॉर्डर की ज़रूरत पड़ेगी, डिजिटल कैमरा आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप पिक्चर्स क्लियर मतलब कैप्चर करना चाहते हैं, और स्कैनर पड़ेगा जब हार्ड कॉपी आप कोई टेक्स्ट को मतलब स्कैन करके और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो कन्वर्टिंग देम इनटू न्यूमेरिकल वैल्यू इन बाइट्स एंड बिट्स विच एनेबल देम टू बी रीड इलेक्ट्रॉनिकली, ताकि उसको मतलब इलेक्ट्रॉनिकली रीड किया जा सके। डिजिटलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट इज प्रोसेस ईदर थ्रू टेक्स्ट जो ट्रांसक्रिप्शन है, और यूजिंग जो ऑप्टिकल जो कैरेक्टर होता है रिकॉग्नाइजेशन मेथड, इसके द्वारा भी हो सकता है। OCR सॉफ्टवेयर जो होता है वो भी कन्वर्ट करता है इमेज को ऑफ टेक्स्ट कैप्चर बाय अ स्कैनर इनटू कंप्यूटर रीडेबल टेक्स्ट विच अ वर्ड प्रोसेसिंग कैन रीड, जिसको वर्ड प्रोसेसर जो होता है वो रीड कर सकता है। द सॉफ्टवेयर ट्राई टू मैच द इमेज ऑफ ईच लेटर अगेंस्ट द पैटर्न ऑफ जो यहाँ पे रिकॉग्नाइज जो मार्किंग यूज़ किया गया है, स्टोर जो नॉलेज है इसमें। आफ्टर OCR यू कैन एक्सपोर्ट द रिजल्टिंग टेक्स्ट टू द वेराइटी ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। एक बार जब आपने OCR कर लिया तो उसको वेराइटी ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग में आप मतलब भेज सकते हैं, लाइक पेज लेआउट हो गया एंड स्प्रेडशीट हो गया एप्लीकेशन। इट ऑल्सो प्रोवाइड द ऑप्शन टू सेव इट डायरेक्टली एज अ PDF, या फिर आप उसको PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप मतलब डिजिटलाइजेशन करना चाहते हैं, मतलब हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में करना चाहते हैं, तो सबसे पहला तो डिजिटल वीडियो डिजिटलाइजेशन होता है, जिसमें वेरियस स्टेप आ जाते हैं, तो आप इसको भी डिस्कस कर सकते हैं। फिर ऑडियो डिजिटलाइजेशन होता है जिसमें आप वॉइस को मतलब डिजिटलाइज कर सकते हैं और उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं MP3 MP4 MP3 फॉर्म में। और
फिर उसके बाद ऑडियो वीडियो कंप्रेशन हो गया, जिसमें ऑडियो वीडियो जो होता है उसकी वैल्यू को थोड़ा मतलब उसके जो मतलब एमबी हो गया, इन सब चीज़ों को थोड़ा कम किया जाता है, या फिर उसकी जो मतलब उसको थोड़ा कंप्रेस किया जाता है, उसकी अ, उसमें थोड़ा मतलब ज़्यादा बड़ी फ़ाइल है तो उसको कम करके छोटी फ़ाइल में कन्वर्ट किया जाता है, पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिर आता है ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग। तो ये तो आपको पता ही होगा, जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है उसको ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग कहा जाता है। तो अगर ये लेक्चर मैं लाइव दे रहा होता तो वो होता ऑडियो और प्लस वीडियो दोनों आप देखते स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो यहाँ पे वही बात की गई है। अब आता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7th, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नॉलेज इकोनॉमी, डिस्कस सम ऑफ द इट्स इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि नॉलेज इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आपको डिस्कस करने हैं। तो नॉलेज इकोनॉमी इज़ द न्यू थिंकिंग दैट इज़ ग्रोइंग। नॉलेज देखो, नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज सोसाइटी, इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग, मतलब चीज़ों से रिलेट एकदम से सेम से हो जाता है। तो नॉलेज सोसाइटी इज़ अ न्यू थिंकिंग दैट इज़ गिविंग अ न्यू डायमेंशन टू द फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन। इकोनॉमिक प्रोडक्शन में एक नया डायमेंशन देता है कि किस तरीके से जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है ऐड ऑन करके, जिससे स्पीड अप किया जा सकता है। द टू द कन्वेंशनल फैशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन वाया लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इज़ एडेड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। उसको इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज में ऐड करके चीज़ों को इंक्रीज किया जा सकता है। अ न्यू इकोनॉमिक थेरी इज़ इवॉल्विंग विद नॉलेज एज अ प्राइम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो नया नया इकोनॉमिक जो थेरी है वो इवॉल्व हो सकता है अगर आपके पास यहाँ पे जो है नॉलेज हो, जिसके द्वारा यहाँ पे प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। Until a few decades before, economists had a ununderstandable जो reluctance है to consider information and knowledge as a direct factor of production। तो जिसको डायरेक्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में यहाँ पे देख सकते हैं, जो डाइवर्जिंग स्पेशल जो ट्रीटमेंट हो गया। इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज वाज इन फैक्ट कंसिडर्ड अलॉन्ग विद द जो ओवरहेड है ऑफ द पर्पस ऑफ अकॉर्डिंग अकाउंटिंग एंड बजट्स। तो ये भी इसमें आ जाते हैं, बट परसीविंग द परवेसिव एंड इन्फ्लुएंशियल जो रोल है इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज जो है, इस माइक्रो हो गया, मैक्रो हो गया, इकोनॉमिस्ट हैव अडॉप्टेड इनटू नॉलेज जो इकॉनमी हो गया स्पेशली। इंफॉर्मेशन एंड जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज विद अ नंबर ऑफ जो इंटेंजिबल हैज़ अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक अनकॉमन टू अदर जो इकोनॉमिक रिसोर्स है। सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक आर नॉलेज सोसाइटी। तो कुछ इसमें कैरेक्टरिस्टिक है जो कि नॉलेज सोसाइटी है। और उसके बाद यहाँ पे जो शेयरेबल, नॉट एक्सचेंजेबल, एंड कैन बी गिवन वे एंड रिटेन्ड एट द सेम टाइम। तो ये भी इसके मतलब इसमें आ जाते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक है। इज़ एक्सपेंडेबल एंड इंक्रीज विद यूज़। वो एक्सपैंड होता है और जैसे जैसे हम उसका यूज़ करते हैं। जो इनफाइनाइट है एंड एवर एक्सपेंडिंग, ये डायनेमिक है, चेंज होता रहता है। इज़ compressible, able to be compressible, able to be summarized या integrated। it acquire at a defined जो measurable cost है। processing a definite value depending upon the user which may be qualified and treated as जो accountable assets है। vary in value over time, is an entirely unpredictable way। कंजम्पशन रेट which can be quantified। तो ये सब इसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इकोनॉमी की बात करें, जो नॉलेज इकोनॉमी को बात करें माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे, तो यहाँ पे क्या होता है, एट द मैक्रो लेवल इकोनॉमी डील विद द इकोनॉमिक इश्यूज जो हो गए हैं एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल जो लेवल है, टू ब्रिंग अबाउट मटीरियल वेल बींग फॉर पीपल्स। तो यहाँ पे मैक्रो मतलब जो बड़ी जो लेवल ऑफ जो चीज़ें हैं वहाँ पे डील करती है ये। यहाँ पे द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री बीइंग द
ओनर ऑफ द मोस्ट ऑफ इट्स रिसोर्सेज, तो वो ओनर होती है ज़्यादातर रिसोर्सेज की। एंड ऑल्सो हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, मोबिलाइजेशन एंड द रिसोर्सेज, डेवलपिंग एन इकोनॉमिक सिस्टम। उसके बाद मैक्रो लेवल की बात करें तो माइक्रो लेवल की, तो माइक्रो इकोनॉमी ऑफ इंफॉर्मेशन इकोनॉमी डील विद नैरो जो एस्पेक्ट होता है, जो नैरो एस्पेक्ट होता है मतलब उसको जो हायर लेवल पे नहीं जाना होता है, वो नैरो चीज़ों से डील करती है। ऑफ इकोनॉमिक जो कंसर्न होते हैं विद अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, उसमें इन्वॉल्व होता है। रिस्क जो अवर्सन हो गया, इंफॉर्मेशन इन मार्केट, एसिमेट्रिक इन बायर एंड द सेलर इंफॉर्मेशन, वैल्यू हो गया, कॉस्ट हो गया, प्राइसिंग हो गया, प्राइसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, डिसीजन मार्किंग बाय वेरियस जो इकोनॉमिक एजेंट हैं, तो ये सब इसमें कवर होते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड। और लास्ट जो क्वेश्चन है जो कि आपके होमवर्क क्वेश्चन है, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ करके इन क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर लिखें। अगर आप एक बार राइटअप तैयार कर रहे हैं तो आप हमें ज़रूर भेजें, ताकि आपके नाम के साथ हम उस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करें और बाकी जो लोग हैं उनकी भी हेल्प हो सके। उससे क्या होगा, आपका आप एक बार लिखेंगे, आप समझेंगे, और ऊपर से फिर अब जब हम दोबारा अपने लेवल से उसको मतलब एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होएगी। तो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी, वेरी सिंपल, एंड डिस्कस इट्स नीड, और इसकी ज़रूरत क्या है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।